यह और बाकी सभी स्टेज पर पहुंच चुके थे। सभी को स्टेज पर मौजूद देखकर वह बूढ़ा आदमी जो पहले नियम बता रहा था वह कहता है, अब तुम लोगों के पास एक अगरबत्ती पूरी जलने तक का समय है। इस अगरबत्ती के जलते ही स्टेज पर जितने लोग बचेंगे उनका आपस में मुकाबला कराया जाएगा। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी सभी को देखने लगता है। वह आदमी सभी युवा लोगों की बहादुरी को उनकी आंखों में देख पा रहा था। वह इस बहादुरी को देखकर खुश होता है और फिर अपना हाथ हिलाता है। उसके हाथ हिलाते ही मंच के पास एक बड़े से टॉवर पर एक बड़ी सी अगरबत्ती जलना शुरू हो जाती है। ये देखते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि मुकाबला शुरू हो गया है। जय उस अगरबत्ती की जलने की गति देखता है तो वह पाता है यह अगरबत्ती बड़ी भले ही है लेकिन जलती उतनी ही तेज है जितनी गति से बाकी सभी अगरबत्तियां जलती हैं। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। जय भी बहुत सतर्क था। तभी उसे अपने पीछे से बहुत से लोगों के घूरने का एहसास होता है। वह उस तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सामने उसे कुछ लोग खड़े दिखते हैं और उन लोगों में सबसे आगे ईशान और रवीश थे। जय उन दोनों को देखकर खुश था क्योंकि उसे उसके पहले शिकार मिल गए थे। दूसरी ओर ईशान जय की मुस्कान देखकर थोड़ा तो डरता है लेकिन वह ये भी जानता था कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो उसे उसके जितने लेवल के बहुत से लोगों से लड़ने में दिक्कत तो होगी ही। ये सोचकर ईशान के चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जय से कहता है, आज तो तुम इस कंपटीशन से बाहर होकर ही रहोगे। जय इसके जवाब में कहता है, देखते हैं। दूर से अजय और जाह्नवी भी ईशान को देख लेते हैं। वे तुरंत जय के पास पहुंचते हैं और उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ईशान इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता क्योंकि वे अभी एक मुकाबले में थे तो यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी लड़ सकता था। वह अपने पीछे के लोगों के साथ मिलकर जय, जाह्नवी और अजय पर हमला कर देता है। इसके साथ सभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। जाह्नवी अपनी आइस पावर की मदद से सभी को जमा रही थी तो अजय अपनी थंडर पावर से उन्हें झटका दे रहा था जिससे एक एक करके वे लोग स्टेज से गिरने लगते हैं। जय अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह केवल अपनी शारीरिक ताकत के सहारे ही इधर से उधर कूदते हुए और उनको पंच मारते हुए स्टेज से नीचे फेंक रहा था। इसके बावजूद भी जय की स्पीड सबसे तेज थी। वह लगभग 1 मिनट में सभी लोगों को स्टेज से नीचे फेंक देता है। अब उसके सामने केवल ईशान और रवीश ही थे। जय को इस तरह सभी को हराते देखकर वे लोग घबरा जाते हैं। वे अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। तभी जय उन दोनों को देखता है और कहता है, रुक क्यों गए, अभी तो मेरा शरीर की सही से एक्सरसाइज भी नहीं हुई। जय को उनकी इतनी बेइज्जती करते हुए देखकर वे दोनों गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हैं और साथ मिलकर जय पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रवीश के पास वायु मूल की एनर्जी थी और ईशान के पास अग्नि मूल की शक्ति थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पहले कभी नहीं लड़े थे लेकिन फिर भी उनकी कॉम्बाइन पावर काफी बेहतर थी। रवीश अपनी विंड एनर्जी को एक्टिवेट करता है और फिर जय के चारों ओर बहुत ही तेज रफ्तार में घूमने लगता है। वहीं भी अपनी अग्नि मूल की एनर्जी को एक्टिवेट कर एक बड़ी सा आग का गोला बनाता है। फायर डिस्ट्रक्शन, ये चिल्लाते हुए ईशान अपनी बनाई हुई फायर बॉल को जय की तरफ फेंक देता है। यह एक लेवल 2 की लॉ लेवल की तकनीक थी। जय इस हमले को अपनी तरफ आता देखकर एक तरफ होकर इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस पर पीछे कोई हमला करने वाला है। विंडफोर्स पंच, चिल्लाते हुए रवीश जय पर हमला करता है और हवा का बना एक अदृश्य पंच जय पर हमला करने के लिए उसकी तरफ सूट हो जाता है। लेकिन जय इस हमले को समय पर ही भांप लेता है और अपना पंच बनाकर अपना आसपास के एयर को हल्के हाथों से कंट्रोल करते हुए उस पंच पर हमला कर देता है जो जय की तरफ आ रहा था। इसकी वजह से एक हल्का सा ब्लास्ट होता है और जय 10 कदम पीछे हट जाता है। क्योंकि जय ने जल्दबाजी में अपने पंच का इस्तेमाल किया था इस कारण वह अपनी सारी एनर्जी को केंद्रित नहीं कर पाया था, इसलिए उसे पीछे हटाना पड़ा। वह सोचता है कि इस तकनीक का अभ्यास उसे और भी करना पड़ेगा। जय को पीछे हटते देखकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ईशान कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम खुद को कमजोर महसूस तो नहीं कर रहे? ईशान की बात सुनकर जय के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है और वह कहता है, अरे वाह, 1vs2, लेकिन अब तुम अपनी सोचो। ये कहकर जय अपने पैर में मौजूद एक्यूपॉइंट और मेरिडियंस में एनर्जी को भेज देता है और अपनी पंच पर अपनी फ्लेम का कवर लगा लेता है और तेजी से ईशान और रवीश की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड लगभग रवीश के जितने ही थी। ये देखकर रवीश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं और वह तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
उन दोनों की स्पीड बहुत ही अधिक थी, आसपास मौजूद उनके लेवल के लोग तो उन्हें मुश्किल से ही देख पा रहे थे। जय भी इस मौके का इस्तेमाल अपनी एयर कंट्रोल टेक्निक को मजबूत करने के लिए करने लगता है और अपने फ्लेम को वापस अपने अंदर ले लेता है। दूर से ईशान फिर से एक हमला तैयार करता है। ये हमला लेवल 2 की हाई लेवल की तकनीक थी। वह एक नुकीली आग की चट्टान बनाता है जो पूरी तरह मैग्मा से बनी हुई लग रही थी। इसके बनते ही चिल्लाता है, बॉन ब्रेकिंग रॉक। इसके बाद ये चट्टान ईशान के कंट्रोल में जय की तरफ बढ़ने लगती है। जय इसे अपनी तरफ आते देखता है तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तभी रवीश उसकी तरफ पंच बढ़ाते हुए कहता है, फाइट में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए जय, तुम तो गए। ये सुनकर जय उसकी तरफ देखता है और एक तीखी मुस्कान के साथ अपनी एयर कंट्रोल टेक्निक से रवीश के पंच के आसपास मौजूद एयर प्रेशर को हटा देता है और उसकी कलाई को पकड़कर उसे घुमाते हुए उस आग की चट्टान की तरफ फेंक देता है। खुद को उस चट्टान के करीब जाता देखकर रवीश खुद की गति को कम करने की कोशिश करते हुए अपने आसपास एयर के प्रेशर से एक कवच बना लेता है। ईशान भी अपने हमले को रवीश की तरफ बढ़ते हुए देखकर अपनी बनाई आग की चट्टान की दिशा को बदलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। वह चट्टान रवीश के कवच से टकराती है और उसे तोड़ते हुए रवीश से टकराती है, जिससे वह खून की खांसी करता है और स्टेज के नीचे जाकर गिरता है। रवीश के कवच, उसकी गति के रुकने और ईशान के हल्के दैशिक बदलाव के कारण यह हमला अपनी केवल 25% ताकत के साथ रवीश को लगता है। ईशान अपनी हमले के कंट्रोल से छूटा ही था कि उसे एहसास होता है मानो उसकी पीठ पर एक पहाड़ टकरा गया हो। वह भी रवीश की दिशा में जाकर उसके पास गिरता है और खून की खांसी कर देता है। जय ने ईशान को व्यस्त देख इसका फायदा उठाया और उसे भी बाहर फेंक दिया। अब वे दोनों स्टेज के नीचे अपने साथियों की सहायता से खड़े होते हैं और जय को घूरने लगते हैं। अब तक अगरबत्ती लगभग पूरी जलने वाली थी और स्टेज पर 5 लोग बचे थे। वे थे विवेक, अजय, जानवी और विक्रांत जो विवेक का कजिन था। सिंह फैमिली के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का पहला चरण पूरा हो गया था, जिसमें जय, जानवी, अजय, विवेक और विक्रांत अंत तक स्टेज पर मौजूद रहे। ईशान और रवीश ने मिलकर जय पर हमला किया, लेकिन वे खुद ही स्टेज से बाहर फेंक दिए गए। वे दोनों स्टेज के नीचे से जय को किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर रहे थे, लेकिन वे जय की ताकत को भी समझ गए थे और मान चुके थे कि वे अब जय के कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त वह बूढ़ा आदमी जो शुरुआत से इस कंपटीशन का संचालन कर रहा था, वह स्टेज पर आता है और जो स्टेज पर मौजूद उनका नाम लेता है। इसके बाद वह कहता है, अब मैं दूसरा चरण शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहकर वह अपना हाथ हिलाता है और उसकी स्टोरेज रिंग में से एक डिब्बा निकला आता है जिस पर एक अंक लिखा हुआ था। ये 4 तीलियां थीं और इन तीलियों पर 1 व 2 नंबर लिखे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम सबको इसमें से एक लकड़ी उठानी है, समान अंक वाले लोग आपस में लड़ेंगे। इसमें से एक नंबर 0 भी है, जो जिस पर आएगा वह सीधा इस चरण में निकल जाएगा और अगले चरण में फिर से यही चरण दोहराया जाएगा। ये कहकर वह अपना हाथ हिलाता है और वह डिब्बा जय, जानवी, अजय, विवेक और विक्रांत की तरफ चला जाता है। सभी एक एक तीली उठा लेते हैं। अंत में जय भी बची हुई तीली को उठा लेता है। वह अपना नंबर देखता है तो वह पाता है उसका नंबर 1 आया है। तभी वह अपने आसपास देखता है तो वह पाता है कि विक्रांत का नंबर भी 1 आया है। वह उसकी तरफ देखता है और एक मुस्कान देता है। विक्रांत भी यही करता है। जब सभी अपनी अपनी तीली उठा लेते हैं तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, सबसे पहले जिसके पास नंबर 0 आया है वह स्टेज से नीचे चला जाए। ये सुनकर जानवी नीचे चली जाती है। अब वह बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, नंबर 1 वाले स्टेज पर रहे और बाकी दोनों स्टेज से नीचे चले जाएं। ये सुनकर विवेक और अजय भी नीचे उतर जाते हैं। अब स्टेज पर केवल जय और विक्रांत थे। वह बूढ़ा दोनों की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो? जय और विक्रांत दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। ये देखकर वह बूढ़ा आदमी स्टेज से नीचे जाता है और मुकाबला शुरू करने का इशारा कर देता है। इशारा पाते ही जय और विक्रांत दोनों तैयार हो जाते हैं। विक्रांत कहता है, जय, मैंने सुना है कि तुम अब बहुत ताकतवर बन गए हो। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला कर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहूँगा। ये सुनकर जय भी कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। इसके बाद दोनों अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं। विक्रांत के पास थंडर मूल की शक्ति थी और उसकी गति भी काफ़ी तेज थी। वह अपनी थंडर एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपने पैरों और मूवमेंट के साथ जोड़कर अपनी गति को कई गुना बढ़ा देता है। जय ये देखकर मन ही मन विक्रांत की तारीफ करता है।
फिर वह अपनी एनर्जी को अपनी पैर के मेरिडियन में केंद्रित कर देता है। इस बार वह अपनी 100% एनर्जी को केंद्रित करता है क्योंकि विक्रांत उससे 2 स्टार ऊपर था। अब उसकी गति भी विक्रांत के जितने ही थी। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। स्टेज पर पंचेस की आवाज आना लगती है और एनर्जी की तरंगें चारों ओर फैलने लगती है, जिससे कई लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि जय विक्रांत से पूरे 2 स्टार नीचे, फिर भी वह उसे स्पीड के मामले में टक्कर दे रहा है। तभी स्टेज पर दोनों योद्धा पीछे की ओर खिसक जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने हथियार निकालने लगते हैं। विक्रांत एक अलग तरह की तलवार उपयोग करता था जो किसी सांप की तरह थी। यह उसकी थंडर एनर्जी की केंद्रीकरण की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देती है। वहीं दूसरी ओर जय एक काली लकड़ी को बाहर निकालता है। इसे देखकर चारों ओर बैठी जनता चकित रह जाती है। वे सोचने लगते हैं जय इस लड़ाई में एक लकड़ी से लड़ रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं हो गया? शायद तुम सही कह रहे हो, लगता है फाइट के दौरान उसके सर पर चोट लग गई है। सभी इस तरह की बातें करने लगते हैं। जय उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी विक्रांत कहता है, भाई क्या तुम इस लकड़ी से लड़ने की सोच रहे हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये एक कंपटीशन है। जय उसकी बात सुनता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा फायदा नहीं उठा रहे हो। ये मेरा पसंदीदा हथियार है और इसने मेरा अभी तक साथ दिया है, इसलिए तुम लड़ाई पर ध्यान दो। ये कहकर वह विक्रांत की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर से विक्रांत भी जय की तरफ बढ़ जाता है। अब दोनों के हथियारों के टकराने की आवाजें आने लगती हैं। दर्शकों में से कोई भी आगे चल रही लड़ाई में योद्धाओं की गति को सही से नहीं देख पा रहा था। जय इस बार अपनी गति को थोड़ा कम करते हुए अपने हाथ में अपनी सारी एनर्जी को केंद्रित करता है और अभी तक इकट्ठी की गई मोमेंटम एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर उसे विक्रांत की तलवार में दे देता है। दूसरी ओर से विक्रांत भी अपनी तलवार में थंडर एनर्जी को इकट्ठा कर जय की लकड़ी में दे देता है, लेकिन जय की मोमेंटम एनर्जी काफी अधिक थी। इस वजह से वह विक्रांत को काफी दूर फेंक देता है, जबकि विक्रांत की थंडर एनर्जी जय के हाथ से टकराती है, जिससे जय के हाथ थोड़ी देर के लिए जाम हो जाते हैं और फिर सामान्य हो जाते हैं। विक्रांत पीछे जाते हुए अपना बैलेंस बनाता है और अपनी आप को स्थायी अवस्था में लाता है। वह जय की तरफ देखता है और चकित हो जाता है। वह मान नहीं सकता था कि अभी उसने जिस ऊर्जा का अनुभव किया था वह उससे 2 स्टार नीचे के योद्धा ने छोड़ी थी। वह जय से कहता है, अब मैं अपना ऑल आउट अटैक करने जा रहा हूं, अगर मैं इस अटैक में असफल हो गया तो मैं हार मान लूंगा। जय भी कहता है, ठीक है, तो अब एक मूव में इस मैच को खत्म करते हैं। जय अपनी लकड़ी के साथ अपना अटैक तैयार करने के लिए मोमेंटम एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं और अपने आसपास की हवा को काबू कर वैक्यूम बनाने लगता है। दूसरी ओर विक्रांत अपनी सारी थंडर एनर्जी को केंद्रित कर उस तलवार का रूप देने लगता है। उसकी सारी एनर्जी उसके सर के ऊपर एक तलवार का रूप लेने लगती है। थंडर जजमेंट, ये चिल्लाते हुए विक्रांत अपना हमला जय पर कर देता है। वह अपनी लगभग सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर चुका था। जय भी अब तक अपने हमले को तैयार कर चुका था। वह अपनी लकड़ी के साथ उस हमले की ओर आगे बढ़ता है और जैसे ही वह तलवार और जय की लकड़ी आपस में टकराते हैं, एक बड़ा धमाका होता है और सभी दर्शकों की आंखें उस धमाके से निकलने वाली रोशनी से जगमगा जाती हैं। लेकिन तभी सभी विक्रांत की एनर्जी से बनी तलवार को टूटते हुए देखते हैं। जय की तरफ जो भी थंडर आ रही थी वह उसके आसपास के वैक्यूम की वजह से डाइवर्ट हो रही थी। वह उस एनर्जी को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपनी लाठी विक्रांत पर तान देता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। वे जय को देखते हैं और यह सोचने लगते हैं, अब तक तो जय की लाठी टूट जानी चाहिए थी। हे भगवान, ये क्या है? जय की लाठी को तो कुछ भी नहीं हुआ। विवेक भी यह मुकाबला देख रहा था। वह समझ जाता है कि जय ने इस मुकाबले में अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इस मुकाबले के खत्म होते ही वह बूढ़ा आदमी स्टेज पर आता है और जय की जीत की घोषणा कर देता है। इसके बाद वह अजय और विवेक को स्टेज पर बुलाता है। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर अजय और विवेक दोनों स्टेज पर आते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। विवेक वायु मूल एनर्जी का योद्धा था और वह स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही अव्वल था। इतना अव्वल कि वह इतनी छोटी सी उम्र में ही स्वॉर्ड एंड मेन यूनिटी लेवल पर पहुंच गया था। वह लगभग जय के जितने ही ऊंचा था और उसकी पीठ पर उसकी तलवार लटकी हुई थी। वह अपने दोनों हाथ अपने सीने पर लगाए खड़ा था। वह अजय को देखता है और कहता है, तुम एक अच्छे योद्धा हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। तुम एक छोटे से परिवार से उठकर इस मंच तक पहुंच गए। अजय विवेक की बात सुनकर कहता है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा यंग मास्टर, कृपया इस सेवक को सलाह दें।
अजय भले ही एक योद्धा बन गया था लेकिन वह अभी भी था तो सिंह फैमिली के किसी गुलाम परिवार से ही। उसकी बात सुनकर विवेक अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे योद्धाओं से खुद को सेवक कहलवाना पसंद नहीं। तुम कोई सेवक नहीं हो। एक योद्धा अपने मन का मालिक होता है। ये सुनकर अजय कुछ नहीं कहता और अपनी तलवार निकाल लेता है। विवेक अपनी तलवार नहीं निकालता और चुपचाप खड़ा रहता है। अजय हवा में उछलते हुए विवेक पर हमला करता है लेकिन विवेक बड़ी आसानी से इस हमले से बच जाता है और अपनी उंगली से अजय पर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन अजय तुरंत एक तरफ हटते हुए इस हमले से बच जाता है। ये देखकर विवेक की अजय के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वह कहता है, अरे वाह। ये कहकर वह अपनी तलवार निकाल लेता है। यह एक योद्धा द्वारा दूसरे योद्धा को दी जाने वाली इज्जत थी। अब अजय भी अपना ऑल आउट अटैक करने लगता है। विवेक अपनी तलवार को घुमाता है और अजय पर एक टेक्निक से हमला करता है जिसे कोई देख भी नहीं पाता क्योंकि वह हवा में पूरी तरह घुल गई थी। ये हमला अजय के अटैक को काटता हुआ सीधा उसे लगता है और वह हार जाता है। वह बूढ़ा आदमी फिर विवेक की जीत की घोषणा करता है और फिर तीनों प्रतिद्वंदी जो चुन लिए गए थे और जो अब लड़ने वाले थे उनको स्टेज पर बुला लेता है। कि जय और विक्रांत के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें विक्रांत हार गया। इसके बाद अजय और विवेक की भी फाइट जिसमें अजय हारा। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी जो शुरुआत से इस मुकाबले को संभाल रहा था बाकी के बचे हुए 3 योद्धाओं को स्टेज पर बुला लेता है और फिर से एक नंबर चुनने को बोलता है। सभी तीनों खिलाड़ी एक एक तीली निकाल लेते हैं। इस बार जय अपनी तीली को देखता है तो उसके पास 0 अंक आया था। इसका मतलब जाह्नवी को विवेक से मुकाबला करना था। वह बूढ़ा आदमी कहता है, अब आगे मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। उसके साथ ही जय भी स्टेज के नीचे आ जाता है। अब हम स्टेज पर देखते हैं विवेक और जाह्नवी एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को एक मुस्कान देते हैं, लेकिन जाह्नवी की मुस्कान थोड़ी ताने वाली लग रही थी। विवेक इस मुस्कान को देखता है और कहता है, तुम तो पहले से बहुत सुंदर हो गई। ये सुन जाह्नवी एक ताने वाली मुस्कान के साथ कहती है, हाँ तुम्हें तो फुर्सत नहीं थी। अपनी ट्रेनिंग में इतना भी व्यस्त क्या रहना। तुम इस सिटी से ही गायब हो गए और बताया भी नहीं। ये कहते हुए जाह्नवी अपनी तलवार निकालती है और सीधा विवेक पर हमला कर देती है। दरअसल विवेक सिंह फैमिली की मुख्य शाखा से नहीं था और उसकी फैमिली को सही मायने में सिंह फैमिली भी नहीं कहा जा सकता था। वह एक व्यापारिक परिवार से है जो सिंह फैमिली के साथ काम करती है। जाह्नवी और विवेक बचपन के दोस्त हैं या उससे कुछ ज्यादा। वे दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तब उन्हें धीरे धीरे अपने बीच का रिश्ता समझ आने लगा। लेकिन विवेक अपनी ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी व्यस्त रहता था और जाह्नवी को तो लगभग 3 साल हो गए हैं विवेक को देखे हुए, इसलिए वह बहुत ही गुस्सा है। वह हमला करते हुए कहती है, अब तो तुम अपनी इस तलवार को ही पसंद करने लगे हो और हाँ, इसी के साथ जिंदगी बिताना मुझे तो भूल ही जाओ। विवेक जाह्नवी की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और सोचता है, इस ट्रेनिंग के चक्कर में मैं जाह्नवी से मिला तो नहीं, लेकिन अब इसे संभालना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वह अपनी तलवार निकालता है और जाह्नवी के अटैक को डिफेंड करने लगता है। जाह्नवी के मन में इस वक्त बहुत ही गुस्सा था, इसलिए वह हर हमले के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। विवेक ये देखकर जाह्नवी से कहता है, अरे मेरी माँ, माफ कर दो, अब क्या इस नाचीज की जान लोगी। इसके साथ ही वह जाह्नवी के हमले को डिफेंड करता है और वे दोनों पीछे खिसक जाते हैं। जय स्टेज के नीचे से दोनों की लड़ाई देख रहा था। वह समझ जाता है कि शायद दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि भले ही आसपास के योद्धा हमलों की वजह से उन दोनों की आवाजें नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन जय के सेंसेस काफी तेज थे। स्टेज पर जाह्नवी अब अपनी आइस एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है और आइस लॉर्ड्स डोमेन को फैला देती है। इस डोमेन में जाह्नवी किसी आइस फेरी जैसी लग रही थी, जिसके आसपास बहुत से आइस लॉर्ड्स हवा में तैर रहे थे। इस डोमेन जाह्नवी की लड़ने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। वह अपनी से पूरे 3 या 4 स्टार रैंक ऊपर के सामान्य योद्धा को आसानी से हरा सकती है। विवेक जब इस डोमेन को देखता है तो वह कहता है, अरे वाह, तुम तो अब पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के लिए अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज छोड़ी है और वो है तुमसे बात करना। इसके बाद वह अपनी तलवार को निकालता है और उसमें अपनी विंड एनर्जी को केंद्रित करने लगता है। दूसरी ओर से जाह्नवी विवेक की बात सुनकर पहले तो थोड़ा ब्लश करती है, फिर अपने हमले को तैयार कर उसे विवेक की तरफ छोड़ देती है।
वह हमला सीधा विवेक को जाकर लगता है और एक धमाका होता है जिसे देखकर एक बार को तो जानवी भी डर जाती है कि विवेक को कुछ हो तो नहीं गया और उस तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी गर्दन पर कुछ रखा है। वह देखती है तो यह विवेक की तलवार थी। वह बिना पीछे देखे विवेक के पेट में एक मुक्का मार देती है। इस मुक्के के लगते ही विवेक जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर जानवी उसकी तरफ जाती है, लेकिन तभी विवेक हंसने लगता है। ये देखकर जानवी उसके पेट में 2-4 मुक्के मार देती है, जिससे विवेक के साथ साथ जय की भी हंसी छूट जाती है। जानवी जय की तरफ देखती है तो जय तुरंत अपनी हंसी को रोक लेता है, लेकिन वह रोक नहीं पाता और उसके चेहरे पर मुस्कान रह ही जाती है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी स्टेज पर आता है, विवेक की जीत की घोषणा कर देता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मुख्य फाइट शुरू होने से पहले 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, तो अब आप 15 मिनट बाद मुकाबला देख सकते हैं। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। जानवी और विवेक दोनों जय के पास आते हैं। जानवी जय के कान पकड़ती है और कहती है, अच्छा बच्चों, अब तुम हंसना भी सीख गए। ये सुन जय कहता है, अरे दीदी क्या कर रही हो, छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे जीजाजी बचाए ना। ये कहकर वह विवेक की तरफ आंख मार देता है। दूसरी जय के मुंह से विवेक को जीजा कहता सुनकर जानवी ब्लश करने लगती है। वह शर्माते हुए जय का कान छोड़ देती है, लेकिन फिर तुरंत उसके दोनों कान पकड़ लेती है। जब विवेक ये देखता है तो जानवी से कहता है, अरे क्या कर रही हो, बेचारे को दर्द हो रहा होगा। विवेक की बात सुनकर जानवी अपना एक हाथ जय के कान से हटा लेती है और विवेक का कान पकड़ लेती है। वह विवेक से कहती है, अच्छा स्टेज पर तो मैच था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अपनी यह हालत देखकर दोनों जय और विवेक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां पर विराट आ जाता है। वह कहता है, अरे जानवी क्या कर रही हो, अभी दोनों का मुकाबला होने वाला है और तुम्हारी पिटाई के बाद दोनों लड़ेंगे। विराट को देखकर जय और विवेक उसे अपने रक्षक की नज़र से देखने लगते हैं। तभी विराट कहता है, मुकाबला खत्म होने के बाद जो करना चाहती हो वो करना। ये सुनते ही दोनों के भाव बदल जाते हैं। वे तुरंत अपना कान छुड़ाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वे कंपटीशन क्षेत्र से निकलकर एक पास ही के कैंटीन में चले जाते हैं, जहां वे दोनों खाने के लिए कुछ लेते हैं और एक दूसरे को मैच के लिए ऑल दी बेस्ट कहते हैं। अब 15 मिनट बाद का दृश्य देखते हैं। लगभग सभी लोग वापस आ गए थे और विवेक और जय स्टेज के नीचे आकर खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी जो इस कंपटीशन का आयोजन कर रहा था तुरंत स्टेज पर आता है और दोनों योद्धाओं का नाम पुकारते हुए उन्हें स्टेज पर बुलाता है। वह कहता है, तुम दोनों सभी नियम जानते हो। अब तक हमें अपने तीनों खिलाड़ी मिल चुके हैं जो सिटी कंपटीशन में फाइट करेंगे। ये मुकाबला केवल एक रैंकिंग को बनाने के लिए है। ये कहकर वह बूढ़ा आदमी स्टेज से नीचे चला जाता है। जय और विवेक दोनों स्टेज पर आते हैं और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। जय कहता है, जीजाजी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। ये सुनकर विवेक जय के बचपने पर अपना सर हिलाता है और कहता है, देखते हैं तुम मुझे अपनी पूरी ताकत उपयोग करने पर मजबूर कर पाओगे या नहीं। दोनों अपने अपने हथियार बाहर निकालते हैं और मैच शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं। यह ऑरा बहुत ही शक्तिशाली था कि स्टेज के नज़दीक बैठे लोग इसके प्रभाव से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब दोनों का ऑरा आपस में टकराता है तो हवा में तलवारों की टकराने जैसी आवाज आने लगती है। ये ऑरा जय को अपनी स्पीयर टेक्निक और विवेक को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से मिला था। जब दोनों का ऑरा लगभग एक जितना ताकतवर साबित होता है तो विवेक कहता है, वाह तुम तो बड़ी जल्दी इतने ताकतवर हो गए। इसके बाद वह अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपनी विंड एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड और स्टेप्स के साथ मर्ज कर देता है, जिससे उसकी स्पीड एक अविश्वसनीय पड़ाव पर पहुंच जाती है। जय जब ये देखता है तो वह दंग रह जाता है। वह बड़ी मुश्किल से विवेक के हमलों को देख पा रहा था, लेकिन उसके सेंसेस काफी अधिक तेज थे। वह उन हमलों से बचने लगता है। विवेक भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह तुरंत एक साथ 3 हमले करता है, लेकिन जय इन हमलों से भी बच जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक खरोंच आ जाती है जो तलवार से लगा एक कट था। जय ये देखकर तुरंत पीछे हट जाता है। विवेक भी जय को अपने हमलों से बचता देखकर दंग रह जाता है। वह कहता है, अरे वाह तुम मेरे सभी हमलों से बच गए, वो भी उनसे जो मैंने अपनी मैक्सिमम स्पीड पर किए थे। ये सुनकर जय कहता है, तो एयर एनर्जी को इस तरह भी उपयोग किया जा सकता है। मुझे अपनी स्पीयर टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए विंड एनर्जी को समझने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं विंड के प्रति थोड़ा सेंसिटिव और तुम्हारे हर हमले का पूर्वानुमान लगा पा रहा हूँ। ये सुन विवेक और भी हैरान हो जाता है। वह कहता है,
तुम सच में एक जीनियस है। तुम्हारे पास विंड एनर्जी भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम विंड एनर्जी को समझ पा रहे हो। दूसरी ओर जय विंड एनर्जी को अपने पैरों और लकड़ी के साथ मर्ज करने लगता है। वह इस मौके का इस्तेमाल अपने विंड एनर्जी की समझ को बढ़ाने के लिए करना चाहता है। वह तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और विवेक की तरफ बढ़ जाता है। विवेक तुरंत जय की गति की बढ़ोतरी को देखकर दंग रह जाता है। वह अपनी तलवार निकालता है और जय के साथ मुकाबले के लिए आगे बढ़ जाता है। दोनों के हथियारों के टकराने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। सभी दर्शक आंख फाड़कर स्टेज की तरफ देख रहे थे। वे उन दोनों को देख भी नहीं पा रहे थे और उनके हथियारों की वजह से निकलने वाली रोशनी काफी हद तक वायु की एनर्जी की वजह से बुझ रही थी, इसलिए सभी दर्शकों को स्टेज खाली दिख रही थी। केवल कुछ ताकतवर लोग जो धर्म रैंक या शक्ति रैंक पर थे जय और विवेक की फाइट को देख पा रहे थे। काफी देर तक इसी तरह टकराने के बाद जय अब तक काफी ज्यादा मोमेंटम एनर्जी इकट्ठा कर चुका था। वह अपनी सारी मोमेंटम एनर्जी को इकट्ठा कर विंड एनर्जी के साथ मिलाकर सीधा विवेक पर हमला करता है। दूसरी ओर विवेक भी जय की एनर्जी को फील कर लेता है। वह पहले तो दंग रह जाता है, लेकिन तुरंत अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी और विंड के एनर्जी को मर्ज करता है और अपनी 5 स्टार की एनर्जी को भी रिलीज कर हमला करता है। जैसे ही दोनों के हमले टकराते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर एनर्जी फैल जाती है। यह एनर्जी वेव इतनी खतरनाक थी कि उस बूढ़े आदमी को एक शील्ड बनानी पड़ती है। वह शील्ड भी काफी हिलने लगती है और उसमें कुछ हल्के क्रैक भी देखे जा सकते थे। जब इस हमले का इम्पैक्ट खत्म होता है तो सभी देखते हैं कि जय और विवेक दोनों ही इस हमले के फोर्स की वजह से पीछे हट गए हैं। जय महसूस कर सकता था कि विवेक एक जीनियस है जो फाइट के समय अपने से 2 या 3 सितारे ऊपर तक के योद्धा को हराने की ताकत रखता है। विवेक भी जय को देखकर उतना ही हैरान था। वह सोचने लगता है, आज तक मैंने अपनी रैंक से ऊपर के योद्धाओं को हराया था, ये पहली बार है कि कोई मुझे अपनी रैंक को पार कर टक्कर दे रहा है। जय, तुम सच में जीनियस हो। वह जय से कहता है, चलो इस फाइट को एक फाइनल मूव में खत्म करते हैं। जय भी हाँ में अपना सर हिलाता है। अभी तक वह अपनी 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर की 8वीं तकनीक को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो चुका था। वह अपना अटैक तैयार करने लगता है। उसके हमले में जय के पीछे एक ड्रैगन टाइगर की छवि बन जाती है जो उसके स्पीयर के साथ मर्ज हो जाती है। वह दूसरी ओर विवेक के हमले में उसके पीछे एक हरे ड्रैगन टाइगर की तस्वीर बन जाती है जो जय के ड्रैगन टाइगर के मुकाबले कमजोर था, लेकिन वह पूरी तरह विवेक की एनर्जी से बना हुआ था और विवेक और जय की रैंक के अंतर के कारण ये गैप पूरा हो रहा था। इसका मतलब था कि जय और विवेक दोनों एक जितने ही ताकतवर हमला करने जा रहे थे। लेकिन तभी विवेक जय के हमले की ताकत को बढ़ता हुआ महसूस करता है। वह देखता है कि उसके आसपास एक नीले रंग की फ्लेम जलने लगी है। वह जय को देखता है तो उसके हमले में फायर एनर्जी भी मिल गई थी। इसकी वजह से उसका हमला काफी ताकतवर बन गया था। इस पर विवेक भी अपनी विंड एनर्जी को और भी केंद्रित कर देता है और जब उन दोनों का टकराव होता है तो एक दिल दहलाने वाला हादसा होता है जिसे सुनकर एक बार को सभी दर्शक डर जाते हैं, मानो ये दुनिया खत्म होने वाली हो। स्टेज का फ्लोर जो एक मजबूत चट्टान से बना था, मिट्टी के किसी बर्तन की तरह टूट जाता है और स्टेज एक खंडहर में बदल जाती है। उस एल्डर द्वारा बनाई गई शील्ड भी एक ही झटके के साथ टूट जाती है, क्योंकि उसने अपनी केवल 5% ताकत के साथ इस शील्ड को बनाया था, क्योंकि वह सोच रहा था कि इन जूनियर की फाइट में वह क्या ही इतना खतरनाक कर लेंगे। इस ब्लास्ट की रोशनी धीरे धीरे हटने लगती है और स्टेज पर उड़ी धूल भी धीरे धीरे बैठने लगती है। सभी देखते हैं कि जय हमलों की टकराने वाली जगह पर खड़ा है और विवेक खिसकता हुआ पीछे चला जाता है। दोनों इस वक्त बुरी तरह थके हुए लग रहे थे। विवेक जय से 7 महीने बड़ा था, लेकिन वह जय के इस आखिरी हमले में पीछे होने पर मजबूर हो गया। इसे वह अपनी हार ही मानता था। वह समझ गया था कि जय एक जीनियस है जो आगे चलकर एक बहुत ही महान योद्धा बनेगा। वह कहता है, मैं हार मानता हूँ, तुम सच में बहुत ताकतवर बनोगे। ये सुनकर जय भी हाँफते हुए कहता है, तुम भी। इस वक्त दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। दोनों में एनर्जी का एक कतरा नहीं बचा था। वह बूढ़ा आदमी जो ये कंपटीशन होस्ट कर रहा था जय की जीत की घोषणा कर देता है। ... अभी तक हमने पढ़ा कि जय और विवेक के बीच हुई फाइनल मुकाबले में जय जीत जाता है। वह बूढ़ा आदमी स्टेज पर आकर जय की जीत की घोषणा करता है। जय और विवेक दोनों ही ताकतवर योद्धा थे। अगर ये मुकाबला एक जीवन और मृत्यु को निर्धारित करने वाला मुकाबला होता तो ये कहना कठिन था कि कौन जिंदा रहता। शायद दोनों ही अपनी जान गंवा देते। लेकिन जय और विवेक के बीच संबंध ज्यादा अच्छे भले ही न हो, किंतु बुरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। दोनों ही योद्धा थे और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे।
दोनों के बीच हुई फाइट की वजह से दोनों के शरीर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वे अपने अपने हथियारों की सहायता से खड़े हुए थे। ये देखकर वह बूढ़ा आदमी अपनी एनर्जी से जय और विवेक को थोड़ी एनर्जी देता है और फिर उन्हें स्टेज से नीचे भेज देता है, जहां पर विराट और जाह्नवी उन दोनों को संभाल कर खड़े हो जाते हैं। अब वह बूढ़ा आदमी कहता है, इस मुकाबले से पहले ये तय किया गया था कि विजेता को मार्शल आर्ट्स हाउस से एक तकनीक चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन अब हमारी यंगर जनरेशन की काबिलियत देखकर टॉप 3 लोगों को यह मौका मिल रहा है। जाह्नवी, जय और विवेक तीनों ही मार्शल आर्ट्स हाउस से एक तकनीक चुन सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तीनों योद्धाओं का टैलेंट देखा था। वे इस बात से जरूर हैरान होते कि उनमें से किसी एक को ही तकनीक चुनने का मौका मिला है। ये कहने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, अब सिंह फैमिली का आंतरिक मुकाबला यहाँ पर खत्म होता है। आज से 15 दिन के बाद तीनों योद्धा सिटी कंपटीशन में भाग लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग कल मार्शल आर्ट्स हाउस में अपने लिए तकनीक चुनोगे। याद रहे, तुम तकनीक भले ही चुन रहे हो, लेकिन उस पर ज्यादा जोर मत देना और सिटी कंपटीशन के लिए अपनी पिछली ताकत पर ही अभ्यास करना। ये सुन जय, जाह्नवी और विवेक अपना सर हाँ में हिलाते हैं और उस बूढ़े आदमी को प्रणाम करते हैं। वह बूढ़ा आदमी समारोह के खत्म होने की घोषणा कर वहां से चला जाता है। अब सभी लोग भी कंपटीशन की बात करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी जय की चाची रेवती जय, जाह्नवी और विवेक के पास आती है और कहती है, तुम तीनों सिंह फैमिली के उभरते सितारे हो, इसलिए इस कंपटीशन के लिए खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना और अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लेना, और खासकर तुम नन्ही शैतान। ये कहकर वह जाह्नवी का कान खींचने लगती है। जाह्नवी थोड़ी उग्र स्वभाव की लड़की थी और वह जल्दी ही बेकाबू होकर खुद को चोट पहुंचाने का काम कर लेती थी, इसलिए जय की चाची ने जाह्नवी को इस तरह समझाया। वह विवेक और जाह्नवी को देखती है और मुस्कान देती है, मानो वे विवेक से कह रही हो, इसका ख्याल रखना। इसके बाद वे जय से कहती है, जय तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने हार नहीं मानी और प्रैक्टिस की। सच बताऊं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम विवेक को भी हरा दोगे। ये सुनकर जय कहता है, नहीं चाची, अगर ये एक लाइफ एंड डेथ मैच होता तो मैं विवेक भाई से काफी पीछे था। ये सुनकर जय की चाची उसका कान खींचती है और कहती है, अभी से तू लाइफ और डेथ मैच के बारे में सोच रहा है। अभी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और समय मिले तो अपनी चाची के यहाँ पर घूमने भी आ जाना। अपनी चाची की बात सुनकर जय उनसे पूछता है, चाची क्या आप जा रही हो? इस पर चाची कहती है, हाँ, व्यापार से जुड़ी एक परेशानी आ गई है, इसलिए तुम्हारे चाचा ने मुझे बुलाया है। विराट कुछ दिनों तक यहीं पर है, तुम अपना ख्याल रखना। चाची की बात सुनकर जय थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है चाची। जय की चाची के वहां से जाने के बाद जय, जाह्नवी, विवेक और विराट आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जय तभी अचानक से एक तरफ देखता है। उसे इस तरह करता देख विवेक उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? ये सुन जय कहता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा वहां पर कोई है। ये सुन विवेक भी कहता है, मुझे भी यही लगा, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर जय और विवेक एक चट्टान की तरफ जाने लगते हैं जो मार्शल आर्ट्स एरिना के दाईं और 200 मीटर की दूरी पर थी। मार्शल आर्टिस्ट के सेंसेस बहुत ही तेज होते हैं, इसलिए उनके लिए ये दूरी किसी को नोटिस करने के लिए कुछ भी नहीं। वे तेजी से उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी जाह्नवी उनसे कहती है, अगर कोई होगा तो सिंह फैमिली के गार्ड्स किस दिन काम आएंगे, वे देख लेंगे, तुम चलो कहीं पर पार्टी करते हैं। जाह्नवी की बात सुनकर विवेक और जय उसे देखते हैं, फिर हमें अपना सर हिलाते हैं, लेकिन जाने से पहले जय कुछ करता है और फिर सभी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद वहां पर एक काली परछाई आती है और थोड़ी देर तक उन लोगों को घूरने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम एक भीड़ भाड़ वाली गली को देखते हैं, जिसमें छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें हैं और कुछ होटल भी बने हुए हैं। ये गली रात के समय गली में लगी रोशनी के लैंप की वजह से बहुत ही सुंदर लग रही है। इस गली के अंत में एक बहुत ही बड़ी इमारत है। यह इमारत रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही है। इसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी और जो भी लोग इस इमारत में आ जा रहे थे वे किसी न किसी बड़ी फैमिली से मालूम पड़ रहे हैं। इस इमारत में 3 फ्लोर है। पहले फ्लोर पर बहुत सी टेबल लगी हुई थी और लगभग सभी पर लोग आकर बैठे हुए हैं और कई सुंदर लड़कियां उन्हें उनका ऑर्डर दे रही है। इस इमारत की दूसरी मंजिल पर बहुत से कमरे बने हुए थे जो किसी ग्रुप को दिए जाते हैं ताकि वे पार्टी, फैमिली डिनर आदि कर सकें। वहीं पर तीसरी मंजिल एक VIP
वीआईपी फ्लो है जिसमें केवल इस होटल के प्लेटिनम कार्ड होल्डर ही जा सकते थे। यह इमारत होलकर फैमिली के अंतर्गत आती है। होलकर फैमिली के अंतर्गत बहुत से व्यापार आते हैं। चूंकि मिंग सिटी एक छोटी सिटी और जंगल से घिरी हुई, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज अपना व्यापार नहीं लगाती है। इसलिए इस सिटी में होलकर फैमिली 60% तक व्यापार नियंत्रित करती है। इस वक्त इस इमारत के दूसरे फ्लोर के कमरा संख्या 1 में कुछ लोग आपस में हंसते हुए बात कर रहे हैं और शरबत, जो मिंग सिटी की खासियत है, का आनंद ले रहे हैं। ये लोग हैं विराट, विवेक, जानवी और जय। वे कंपटीशन के बाद पार्टी के लिए इस होटल में आ गए थे और तब से यहीं पर हैं। वे सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। विवेक अपनी ट्रेनिंग के किस्से सुना रहा था तो जय भी अपनी जंगल सफारी के किस्से सुना रहा था। काफी देर तक बात करने के बाद जय सबसे कहता है, मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन बाकी सब भी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और फिर जय की तरफ हाँ करते हुए कहते हैं, हाँ कहो। ये सुन जय उन सब से कुछ कहता है जिसे सुन उन सभी के चेहरे पर परेशानी और गुस्से के भाव देखे जा सकते हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जय से कहते हैं, इसमें हम किस तरह तुम्हारी और फैमिली की मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर जय एक शैतानी मुस्कान देता है और कहता है, चलो मेरे साथ। इसके बाद हम एक काफिले को देखते हैं जिसमें करीब 100 लोग हैं। वे सभी एक मालगाड़ी जो तूफानी घोड़े की मदद से चल रही थी के आसपास चल रहे हैं। तूफानी घोड़ा घोड़े की एक प्रजाति है जो मिंग सिटी और स्काई एम्पायर की सबसे तेज सवारियों में से एक है और काफी महंगी भी है। इस वक्त ये काफिला मिंग सिटी के एक छोर की तरफ जा रहा था और ये सभी लोग बहुत ही खूंखार दिख रहे थे। तभी उनमें सबसे आगे चल रहा आदमी कहता है, सभी लोग चारों तरफ ध्यान देते हुए चलो और जो भी हमें देख ले उसे मार दो। ये काफिला बहुत ही सुनसान गली से होते हुए निकल रहा था जो काफी समय पहले ही वीरान हुए इलाके से होकर पड़ती है। यह आदमी उन सभी का कप्तान था जो काले दल का एक महत्वपूर्ण आदमी था। तभी हम इस काफिला से कुछ आधे किलोमीटर की दूरी पर 4 परछाइयों को देखते हैं। ... की जय बाकी सभी लोगों के साथ कुछ चर्चा करता है और फिर उस इमारत से निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ एक काफिले को देखते हैं जो काले दल के लोग लेकर जा रहे थे। इस काफिल से कुछ दूरी पर हम कुछ लोगों की परछाई को भी देखते हैं जो इस काफिले पर नजर रखे हुए थी। ये परछाइयां जय, विराट, विवेक और जानवी की थी जो उस काफिले पर नजर रखे हुए थी। वे इस काफिले पर हमला करने के लिए यहाँ पर आए थे। जय और विवेक ने जब पहले किसी के उन पर नजर रखने का अनुभव किया था तो जय ने वहां पर एक आध्यात्मिक कीड़ा छोड़ दिया था जो जय के माइंड से नियंत्रित और जुड़ा हुआ था जिसे गॉडफादर कंट्रोल कर रहे थे। जय ने उस कीड़े की मदद से पता किया कि काला दल बहुत मात्रा में ग्रेड 2 के हथियार और कवच मंगा रहा है और वह इस सिटी कॉम्पिटिशन में कुछ बड़ा करने वाला है। वह सिंह फैमिली पर हमला कर उसके सभी फ्यूचर जनरेशन के जीनियसेस को मारने की योजना बना रहा था। इसमें जय के चाचा राजवीर भी उनके साथ थे, इसलिए जानवी, विवेक और विराट गुस्से में थे। जानवी जय से पूछती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें एल्डर्स को खबर पहुँचा देनी चाहिए। हम इन्हें कैसे रोक पाएंगे? ये सुन जय हंसता है और फिर कहता है, कौन कह रहा है हम इन्हें रोकेंगे? इसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक डिस्क निकालता है और सभी से कहता है, तुम सब इस डिस्क से तो परिचित ही होगे। ये है इल्यूजनरी डिस्क जो शक्ति रैंक के योद्धा तक को इल्यूजन में डाल सकती है और उसके लिए भी इसे तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन के समान होता है। विवेक, विराट और जानवी सभी लोग उस डिस्क से परिचित थे लेकिन वे जय से पूछते हैं, लेकिन ये डिस्क तुम्हारे पास कैसे? ये तो बहुत ही महंगी डिस्क है। ये सुन जय कहता है, मैंने और दादाजी ने बहुत पहले ही यह योजना बना ली थी और मुझे ये डिस्क किसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए दादाजी ने ही दी थी। जय के इस जवाब से सभी सहमत होते हैं लेकिन जय मन ही मन आह भरता है। उसने ये डिस्क एक रैंक 2 की पिल को ब्लैक मार्केट में बेचकर खरीदी थी। अब वह उन सबसे कहता है, मैं इस इल्यूजन डिस्क की मदद से इन सबको इल्यूजन में डालूंगा जिससे ये सभी आपस में लड़ने लगेंगे और इनमें से केवल इनका कप्तान ही इस इल्यूजन से बाहर आ सकता है, इसलिए हम चारों को अंत में उसे मारना है, तब तक यहाँ पर एल्डर्स भी आ जाएंगे। ये कहकर जय आगे जाता है और उस डिस्क को सेट कर देता है। थोड़ी देर बाद वह काफिला उस डिस्क के पास से गुजरता है, तभी अचानक उन सब लोगों के सामने बहुत ही कोहरा आ जाता है। वे सभी सोच ही रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तभी उन्हें उनके आसपास मरे हुए लोग और भूत उन पर हमला करते हुए दिखने लगते हैं। वे उनसे बचने के लिए उन पर हमला शुरू कर देते हैं। वे सभी उन भूतों और जॉम्बीज पर हमला करते हैं और जॉम्बीज भी उन पर बदले में हमला करते हैं।
उनमें से किसी को भी अपना कोई भी साथी दिखाई नहीं दे रहा था। वे बस उन भूतों और जॉम्बी को देख पा रहे थे जिनसे उन्हें बहुत ही खतरनाक डेमनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। ऊपर से जय ये देख कहने लगता है, बहुत खूब, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग डेमनिक मेथड प्रैक्टिस करते हैं, इससे इस डिस्क की ताकत और भी बढ़ गई है। ये सुन जाह्नवी, विराट और विवेक भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग उन जॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर डेमनिक मॉन्स्टर अपने सामने दिखता है जो उन सबसे काफी ताकतवर था। वे सभी उस मॉन्स्टर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जितना भी भाग रहे थे वे उसी मॉन्स्टर के करीब पहुंच रहे थे। ये देख वे सभी मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर अपने एक ही हमले से उन सबको मार देता है। दरअसल ये सभी सैनिक अपने ही साथियों को मॉन्स्टर और जॉम्बी समझकर उन पर हमला कर रहे थे, और रही बात उस ताकतवर मॉन्स्टर की, तो वह उनका कैप्टन था। काफी देर तक इसी तरह चलता रहता है और अब तो कैप्टन भी अपनी 70% एनर्जी को खो चुका था। लेकिन अब तक वह ये भी समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने आसपास देखने लगता है। अब तक लगभग सभी सैनिक मर चुके थे और बचे हुए सैनिक कैप्टन पर हमला कर रहे थे। तभी उस कैप्टन को एहसास होता है कि यह सब सच नहीं है। वह एक तरफ हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला जय द्वारा स्थापित डिस्क को लगता जय उस डिस्क को वापस ले लेता है। वह कहता है, तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं जितना मैंने सोचा था। वह सभी कहता है, तो दोस्तों अब हमारा समय आ गया है। ये कहकर जय, जाह्नवी, विराट और विवेक सभी उस कप्तान के सामने आ जाते हैं। वह कप्तान उन सबको देखकर कहता है, तो ये सब तुम लोगों का कारनामा है। ये सब सोचकर वह बहुत ही गुस्से में था। वह चिल्लाते हुए कहता, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जय कहता है, इतना चिल्लाओ मत, वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी बची नहीं है, इसलिए अब तुम हथियार डाल सकते हो। ये सुन वह आदमी हंसता है और कहता है, बच्चों पहले जाओ और बड़े होकर आओ। तुम जैसे बच्चे कब से इतने बहादुर हो गए, लेकिन अब तुम्हें इस बहादुरी की सजा तो मिलेगी। इसके साथ ही वह अपनी बची हुई सारी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और कहता है, मैं तुम चारों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जय अपने साथियों से कहता है, संभल कर, भले ही इसकी एनर्जी कम है लेकिन ये हमारे लिए अभी भी खतरा है। ... अभी तक हमने पढ़ा कि जय और बाकी सब काफिले के लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह लीडर भी बहुत ही गुस्से में था क्योंकि अभी अभी उसने अपने बहुत से लोगों को खोया था। वह गुस्से में सबसे पहले जय पर हमला करता है। वह योद्धा धर्म रैंक के 3 सितारे पर था, लेकिन वह अपनी 70% एनर्जी खो चुका था, इसलिए वह अब किसी स्पिरिट गैदरिंग लेवल के पीक के योद्धा जितना ही ताकतवर था, लेकिन उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस जय से काफ़ी ज़्यादा था। वह जय पर अपनी सबसे ताकतवर तकनीक से हमला करता है और अपनी कुल्हाड़ी जय पर इस तरह चलाता है मानो वह जय के 2 टुकड़े करना चाहता हो। वह अपनी तेज गति से तुरंत जय के पास पहुंचता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसके 2 टुकड़े होते हुए दिखते हैं। ये देखकर जाह्नवी, विराट और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं। वे काफ़ी हद तक घबरा जाते हैं। वे तुरंत जय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि जय का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये देख तुरंत वे समझ जाते हैं कि वह एक आफ्टर इमेज थी। ये देखकर विवेक और विराट एक पल के लिए दंग रह जाते हैं। वे भी आफ्टर इमेज बनाने जितनी गति हासिल कर चुके हैं, लेकिन जय की आफ्टर इमेज बिल्कुल असली लग रही थी। लेकिन इस बात से अपना ध्यान हटाते हैं और जय के साथ फाइट में शामिल हो जाते हैं। वह आदमी जब जय की आफ्टर इमेज से चकमा खा जाता है तो और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी पीछे से किसी हमले का एहसास होता है। ये हमला जाह्नवी ने किया था। वह अपनी तलवार से उस आदमी पर स्लैश अटैक कर देती है जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। इस हमले को रोकने के लिए वह आदमी अपनी कुल्हाड़ी में एनर्जी इकट्ठा कर उसे सामने कर देता है, लेकिन इतने कम समय में वह पर्याप्त एनर्जी नहीं इकट्ठा कर पाता और पीछे खिसकता हुआ जाने लगता है। वह खून की खांसी भी लेता है। वह खिसकते हुए पीछे जा ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे से बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी का एहसास होता है। उसके पास पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं था। वह तुरंत अपने प्रोटेक्टिव एनर्जी को एक्टिवेट करता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह अपना आर्मर बना पाता, विवेक की स्वॉर्ड एनर्जी उसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी को तोड़ती हुई उसकी पीठ पर एक गहरा घाव कर देती है और वह आगे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी विराट उस आदमी के नीचे पहुंचता है और उस आदमी की छाती पर अपनी पूरी ताकत से एक किक मार देता है, जिससे वह उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। तभी जय अपना फाइनल हमला तैयार कर लेता है। जय अपनी 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर स्किल की 8वीं फॉर्म तैयार कर लेता है। वह तुरंत ऊपर उछलते हुए अपनी उस काली लकड़ी की मदद से उस आदमी की छाती पर हमला कर देता है।
वह अपनी पूरी एनर्जी इस हमले में लगा देता है। ये हमला जैसे ही उस आदमी में लगता है वह बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। जब धूल हटती है तो जय और बाकी के तीनों देखते हैं कि वह आदमी उस गड्ढे में बहुत ही बुरी हालत में पड़ा है, लेकिन वह अभी तक जिंदा था। ये देखकर जय बहुत ही हैरान होता है। उसकी तकनीक का 8वां चरण धर्म रैंक के 3 स्टार तक के योद्धा को मार सकता है, लेकिन वह बहुत ही बुरी हालत में होते हुए भी उसके हमले से बच कैसे गया। लेकिन तभी जय का ध्यान उस आदमी द्वारा पहने हुए आर्मर पर जाता है। वह समझ जाता है ये सब उस आर्मर की देन है। वह उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है, काले दल के लोग इतने खतरनाक आर्मर खरीद कहाँ से रहे हैं। ये सुनकर वह आदमी कहता है, तुम लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला किया, अब मुझसे काले दल की जानकारी भी चाहते हो। हाँ हाँ हाँ। वह हंसते हुए आगे कहता है, अब मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहकर वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। उसके चारों ओर एनर्जी किसी बाढ़ की तरह घूमने लगती है। जय, जाह्नवी, विराट और विवेक सभी इस एनर्जी से दूर हटने लगते हैं, लेकिन तभी वह आदमी कहता है, कोई फायदा नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ ही मरोगे। ये कहकर वह अपनी आखिरी मेरिडियन को भी डिस्ट्रॉय कर फटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह फटने वाला होता है, एक एनर्जी आकर उसके द्वारा इकट्ठी की गई सारी एनर्जी को चारों ओर फैला देती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। वह एनर्जी जय और बाकी तीनों के चारों ओर भी शील्ड बना देती है, जिससे उन्हें इस एनर्जी से कोई भी नुकसान न हो। जय जब इस एनर्जी को महसूस करता है तो वह खुश हो जाता है। वह आसमान की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि आसमान में कोई व्यक्ति खड़ा है जो करीब 30 से 35 साल का लग रहा है। तभी जाह्नवी कहती है, पापा, फैमिली ने पापा को भेजा है। दूसरी ओर जय अपने चाचाजी की पावर देखकर हैरान था। वह समझ गया था कि उसके चाचा रवि और दादाजी अपनी असली पावर छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों यह उसे पता नहीं था और वह इसके लिए चाचाजी और दादाजी को परेशान भी नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि जब समय आएगा तब वे लोग उसे स्वयं ही सब कुछ बता देंगे। अब जय के चाचा नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत ही हिम्मत पैदा कर ली है। तुम लोग अकेले ही काले दल से पंग लेने चले थे, अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। ये कहकर वे जाह्नवी और जय के सर पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। इसके बाद वे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कहते हैं, जाओ तुम लोग आराम करो और कल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तकनीक हासिल करना इतना भी आसान नहीं जो तुम समझ रहे हो। बाकी तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। अभी जाओ और अपनी पीक स्टेट को हासिल करो और चोटों को भी हील करो। ये सुनकर जय और बाकी सभी अपना सर झुकाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर जय के चाचा रवि उस आदमी और उस सामान को लेते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। जय और बाकी सभी सिंह फैमिली वापस आते हैं और अपनी पीक स्टेट पर पहुंचते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन शाम को उन्हें मार्शल आर्टिस्ट हाउस से अपने लिए एक तकनीक हासिल करनी थी, इसलिए वे बहुत ही उत्साहित थे। अगले दिन शाम को जय, जाह्नवी और विवेक मार्शल आर्ट्स हाउस पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें वही एल्डर मिलते हैं जिन्होंने कंपटीशन करवाया था। वह एल्डर उन्हें अपने साथ लेकर मार्शल आर्ट्स हाउस में घुसते हैं और उन सभी से कहते हैं, तुम लोग अभी तक मार्शल आर्ट्स हाउस के शुरुआती 3 फ्लो के बारे में जानते हो, लेकिन असल में मार्शल आर्ट्स हाउस के 4 फ्लो हैं, जिसमें से चौथा फ्लो केवल आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स के लिए है। यहाँ तक कि कई एल्डर्स को भी इस फ्लो में जाने का मौका नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये चौथा फ्लो एक डायमेंशनल स्पेस है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। यह हमारी सभी फैमिली ब्रांच को जोड़ता है और वहाँ के शिष्य भी इस फ्लो से तकनीक चुनते हैं। ये सुनकर जय, जाह्नवी और विवेक तीनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी फैमिली के पास इतने बड़े सीक्रेट भी हैं और ऐसा कोई ट्रीजर भी। तभी वह बूढ़ा आदमी उन सबके भाव देखकर कहता है, तुम लोग सही सोच रहे हो, हमारी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, लेकिन इसके बारे में तुम भविष्य में जानोगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि यह बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये सुन तीनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। वह बूढ़ा आदमी तीनों का आश्वासन पाकर खुश होता है और मन ही मन कहता है, हमारी फैमिली को इसी तरह के आउटस्टैंडिंग लोगों की जरूरत है अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए। इसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग एक डिस्क निकालता है और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है। वे उस डिस्क को एक अलमारी के पीछे मौजूद खाली जगह पर लगा देते हैं, जिससे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और एक बड़ा काला गोला उस दीवार पर बन जाता है। यह एक स्पेस पोर्टल था जो उस फॉर्मेशन के नियंत्रण में था और वह फॉर्मेशन डिस्क के नियंत्रण में थी। वह बूढ़ा आदमी तीनों से कहता है, तुम लोगों के पास 30 मिनट का समय है अपने लिए तकनीक चुनने का। इसके बाद वह उन तीनों को अंदर जाने का इशारा कर देता है।
उस बूढ़े आदमी का इशारा पाकर वे तीनों एक दूसरे को देखकर अपना सर हिलाते हैं और उस पेश होल में घुस जाते हैं। विवेक अपने लिए तकनीक का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन जय अभी तक अपने लिए तकनीक का चुनाव नहीं कर पाया था। वह एक तकनीक को ढूंढ लेता है जो उसके गॉडफादर द्वारा बनाई तकनीक से मिलान करती थी, लेकिन जब वह उसे पाने की कोशिश करता है तो वह 2 बार असफल रहता है। अब जय के पास केवल 1 मिनट का समय बचा था और जाह्नवी और विवेक के सामने चली रही घड़ी में कांटा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वे दोनों भी परेशान थे। जय अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में लेता है और अपनी सहनशीलता को भी बढ़ा देता है। इस बार वह हर तरह के प्रतिकर्षण के लिए तैयार था। वह अपनी पूरी एनर्जी से उस गोले में हाथ डालने लगता है और उस तकनीक को छूने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर उस तकनीक का प्रतिकर्षण बल भी बढ़ रहा होता है। उसी समय पर घड़ी में केवल 30 सेकंड बची होती हैं। जय का हाथ धीरे धीरे उस तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। अब केवल 5 सेकंड का समय बचा है और जय भी उस तकनीक को छूने से केवल एक छोटी सी दूरी से बचा है। तभी उस घड़ी का समय खत्म होता है और जय, जाह्नवी और विवेक की आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए अंधेरा होता है। अगले ही पल वे मार्शल आर्ट्स हाउस में उस बूढ़े आदमी के सामने होते हैं। वह बूढ़ा आदमी तीनों को देखता है और पूछता है, क्या तुम लोगों ने अपने लिए तकनीक चुन ली? इसके जवाब में जाह्नवी और विवेक जय की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या जय अपने लिए तकनीक चुन पाया है या हासिल कर पाया है। तभी जय कहता है, हाँ मैंने तकनीक चुन ली है। इसके बाद वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे उस बूढ़े आदमी को दिखा देता है। वह स्क्रॉल बहुत ही पुराना लग रहा था और वह इतना खास भी नहीं दिख रहा था। उस स्क्रॉल पर लिखा था ड्रैगन रोर। ये शब्द देखकर वह बूढ़ा आदमी जय से कहता है, ठीक है, तुमने जो तकनीक चुनी है उसके लिए तुम्हारी मूल शक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई भी सीख सकता है। इसके बाद वह जाह्नवी द्वारा चुनी तकनीक को देखता है। उसका नाम था आइस लोड स्वॉर्ड। चूंकि जाह्नवी स्वॉर्ड उपयोग करती थी तो उसने अपने लिए एक स्वॉर्ड टेक्निक ही चुनी थी। यह एक तीसरे ग्रेड की हाई लेवल की तकनीक थी। इसी तरह विवेक ने भी विंड ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक चुनी थी जो एक ग्रेड 4 के लॉ लेवल की तकनीक थी। लेकिन जय की तकनीक का ग्रेड किसी को नहीं पता था, लेकिन वे सभी अपने चुनाव से संतुष्ट थे। वह बूढ़ा आदमी कहता है, ये तकनीकें हमारी फैमिली की अमानत है और तुम्हें इन्हें किसी भी हाल किसी बाहरी के हाथ नहीं लगने देना है। इसके बाद वे उन तीनों को जाने का इशारा कर देते हैं। जाह्नवी की आइस लॉट स्वॉर्ड तकनीक और विवेक की विंड लॉट स्वॉर्ड तकनीक दोनों ही स्वॉर्ड उपयोग करने वालों के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकें थी। जाह्नवी की तकनीक 6 भागों में विभाजित थी और इसका छठा भाग किसी भी शक्ति रैंक के 5 स्टार तक के योद्धा को मार सकता था और ये तकनीक अपनी रैंक से ऊपर के लोगों को हराने के लिए बहुत ही सफल थी। ये तकनीक जय की 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर जैसी तकनीक है जो जाह्नवी की कल्टीवेशन को नज़रअंदाज कर उसकी स्ट्राइकिंग पावर को बढ़ाती है। इसी तरह विवेक की विंड ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक भी है जिसमें 8 चरण हैं और ये उसकी वर्तमान कल्टीवेशन के साथ भी एक शक्ति रैंक के पीक योद्धा तक को हरा सकने में सक्षम है। लेकिन इन तकनीकों को सीखना भी उतना ही कठिन है। जय की ड्रैगन रोर तकनीक के बारे में जय को अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जय केवल इतना ही जानता था कि यह वही तकनीक है जो गॉडफादर ने उसे चुनने के लिए कहा था। अपने लिए तकनीक चुनने के बाद वे तीनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। आज से 8 दिन बाद उन्हें सिटी कॉम्पिटिशन में भाग लेना था। इस बार यह कॉम्पिटिशन आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था, लेकिन उन्हें एक सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना था। इस कॉम्पिटिशन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ने चाहता था। वे अपनी ताकत से भी ज़्यादा ताकत लगाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, जय भी इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। वैसे भी वह इस कॉम्पिटिशन के बाद इस सिटी को छोड़कर अपने सफ़र पर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसे कई सारे काम खत्म करने थे। जय, जाह्नवी और विवेक को सिंह फैमिली का स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड दिया गया था जिसमें 6 महीने बाहर के 1 महीने के बराबर थे। वे इस वक्त उसी ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। वे आपस में कंपटीशन भी करते। ये ग्राउंड एक अलग ही दुनिया जैसा था जिसमें अपने जंगल थे और अपनी नदियाँ। इसमें कई जानवर भी थे जिन्हें हराकर और उन्हीं को खाकर वे इन दिनों ट्रेनिंग कर रहे थे। ये सभी स्पिरिचुअल जानवर थे जिनको खाने से इन तीनों को ताकत भी मिलती थी। इस ग्राउंड के बारे में भी इन्हें अभी पता चला था। वे अपनी फैमिली के बारे में जानकर और भी हैरान हो रहे थे। लेकिन ये कमाल की बात थी कि यह सब सुविधाएं केवल मिंग सिटी की फैमिली ब्रांच में ही थी। लेकिन वे तीनों अभी इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपनी कल्टीवेशन और कॉम्बैट पावर बढ़ाने पर ध्यान देते हैं।
अब तक उन्हें इस ग्राउंड में 1 महीना हो गया था। इस वक्त वे तीनों 3 चट्टानों पर मेडिटेशन में बैठे थे। तभी जय के आसपास एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और यह उसके डेंटियान में एनर्जी भरने लगती है। जय महसूस कर पा रहा था कि उसका चौथा स्टार भी बनने लगा है। वह इस एनर्जी को अपने शरीर में लेने लगता है और नया स्टार बनाने लगता है। जय को अपना स्टार फॉर्म करने के लिए बाकी लोगों से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। इस वजह से विवेक और जाह्नवी की मेडिटेशन भंग हो जाती है क्योंकि उनके आसपास की एनर्जी का फ्लो जय की तरफ हो जाता है। वे दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि जय ब्रेक थ्रू करने वाला है। जय उस एनर्जी का इस्तेमाल अपना स्टार बनाने के साथ साथ अपने मेरिडियंस को मजबूत करने के लिए भी करने लगता है। वह थोड़ी देर तक इसी तरह करता है। फिर अचानक एक धमाका होता है और जय के चारों ओर एनर्जी की एक तरंग निकलती है। इसी के साथ जय सोल गैदरिंग लेवल के चौथे स्टार में पहुंच जाता है। जाह्नवी और विवेक ये देखकर दंग रह जाते हैं। वे जय से कहते हैं, जय तुम जीनियस नहीं मॉन्स्टर्स जीनियस हो। इसके बाद वे अगले कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं और जाह्नवी और विवेक भी अगले स्टार को हासिल कर लेते हैं। विवेक सोल गैदरिंग के 7वें स्टार और जाह्नवी सोल गैदरिंग के 6वें स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू जय की तरह नहीं था। इसी कारण उन्होंने पहले जय को मॉन्स्टर्स जीनियस कहा था, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना ताकतवर होता है यह उसका छोटा ब्रेक थ्रू भी बता सकता है। वे अपनी ट्रेनिंग खत्म कर उस ग्राउंड से बाहर निकलते हैं। जय इस वक्त अपनी 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर के 9वें चरण तक पहुंच चुका था और उसके ड्रैगन टाइगर थोड़ा बहुत ड्रैगन में बदल गया था। उसमें से थोड़ी मात्रा में ड्रैगन एनर्जी को भी महसूस किया जा सकता था। जब वे तीनों बाहर निकलते हैं तो वे पाते हैं कि जय के दादाजी बाहर ही खड़े हैं। वे जय, जाह्नवी और विवेक से कहते हैं, अब सिटी कॉम्पिटिशन का समय हो गया है, क्या तुम लोग तैयार हो? दादाजी का सवाल सुनकर वे तीनों कहते हैं, हाँ दादाजी। ... जाह्नवी और विवेक अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाते हैं जहां पर दादाजी उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। वे भी जाने के लिए तैयार थे। दादाजी उन तीनों की फाइटिंग स्पिरिट देखकर खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, याद रहे तुम्हें अपना आप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। सभी तीनों ये सुनकर हाँ में अपना सर हिलाते हैं और दादाजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादाजी तुरंत चुटकी बजाते हैं और तुरंत एक थंडर हॉर्स वहां पर एक शाही गाड़ी को खींचते हुए आ जाता है। ये देखकर वे तीनों दंग रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी फैमिली के पास एक थंडर हॉर्स भी है। थंडर हॉर्स बहुत ही दुर्लभ जानवर है और होल्कर जैसी बड़ी फैमिली के पास भी यह कुछ गिनी चुनी संख्या में होंगे। वे उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ये घोड़ा बिल्कुल सफ़ेद रंग का था और उसके बड़े बड़े बाल थे जिनमें बिजली चमकती हुई देखी जा सकती थी। ये घोड़ों में सबसे तेज घोड़ा था। वे सभी जैसे ही इस गाड़ी में बैठते हैं दादाजी उस घोड़े को चलने का इशारा कर देते हैं। दादाजी का इशारा पाते ही वह घोड़ा बहुत ही तेज गति से वहां से चल देता है। ये गति इतनी तेज थी कि आसपास खड़े गार्ड एक बहुत ही तेज हवा का झोंका महसूस करते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, हमारी फैमिली का गोल्डन पीरियड आने वाला है। लॉर्ड आपका बेटा सच में बहुत काबिल है। वे गार्ड्स सेन फैमिली के सबसे पुराने गार्ड्स में से एक थे और वे इस फैमिली के बारे में जय के दादाजी जितना ही जानते थे। जय के दादाजी और उसके चाचाजी यहाँ पर अपनी ताकत छुपा कर रह रहे थे क्योंकि उनके पास वापसी के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। अभी हम जय, जाह्नवी और विवेक को इस सवारी का मजा लेते हुए देखते हैं। वे तीनों बहुत ही बहादुर योद्धा थे और इस तरह की सवारी उन्हें हैरान नहीं मजा देती है। वे तीनों इस सवारी का मजा ले रहे थे। ये देखकर दादाजी भी सीधा कंपटीशन की जगह पर नहीं जाते हैं। वे उस सवारी को पूरी मिंग सिटी में घुमाते हैं और फिर करीब कंपटीशन शुरू होने से 15 मिनट पहले कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। ये जगह मिंग सिटी के बीच में थी जहां पर एक बहुत ही बड़ी स्टेज बनी हुई थी। इस स्टेज से कुछ दूरी पर एक ऊंची मीनार थी जिस पर बहुत सी VIP सीट बनी हुई थी। यह मिंग सिटी की ग्रेट फैमिलीज और ताकतवर लोगों के बैठने की जगह थी। वहीं पर स्टेज से कुछ दूरी बहुत सी सीढ़ीनुमा संरचना बनी हुई थी जो उस स्टेज को चारों ओर से घेरे हुए थी। ये संरचना लोगों के बैठने के लिए थी। ये कंपटीशन सभी फैमिलीज आपसी सहयोग से करती थी। सभी कॉम्पिटिशन्स में ये बहुत ही खास कंपटीशन होने वाला था क्योंकि इसमें आम लोगों के लिए भी भाग लेने की सुविधा और आम नागरिकों में 4 लोगों को इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चुना गया था। इस वक्त जय, जाह्नवी और विवेक की सवारी इस जगह के बाहरी दरवाजे पर रुकती है और वे अपनी सवारी से बाहर निकलते हैं।
उन्हें इस सवारी से बाहर निकलते हुए देखकर आसपास के सभी योद्धा और जनता सोचने लगती है कि ये लोग कौन हैं जो इस शाही गाड़ी से बाहर निकले हैं। तभी उनमें से कुछ लोग जय, जाह्नवी और विवेक को पहचान लेते हैं। वह अपने पास खड़े हुए लोगों से कहता है, ये तो सिंह फैमिली के यंग मास्टर जय, यंग लेडी जाह्नवी और यंग मास्टर विवेक हैं। ये सुन सभी लोग उन्हें पहचान लेते हैं। अब वे सिंह फैमिली की ताकत को समझ रहे थे। दूसरी ओर जय, जाह्नवी और विवेक इन सभी को नजरअंदाज कर कंपटीशन एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उसे आवाज आती है, जय रुको। ये सुन जय रुक जाता है और पीछे देखता है। वह वहां पर एक हट्टा खट्टा लड़के को खड़ा हुआ पाता है। वह उसे देख रहा होता है। तभी वह जय के पास आता है और उससे कहता है, जय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को मारने की। ये सुन जय पहले तो थोड़ा हैरान होता है। फिर जाह्नवी उसके कान में कहती है, ये रॉय फैमिली का बड़ा बेटा चेतन रॉय है। ये सुन जय सब समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह कुछ नहीं कहता और चेतन के आगे कहने का इंतजार करता है। तभी चेतन कहता है, जय अगर तुम मुझसे मेरे भाई के लिए माफ़ी मांगो तो मैं इस कंपटीशन में तुम्हें थोड़ा कम पीटने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुन जय पहले तो हंसता है और फिर कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। तुम दोनों भाई अच्छा मजाक कर लेते हो। शायद वह भी इसी तरह का कुछ कह रहा था, लेकिन बाद में उसकी क्या हालत हुई शायद तुम्हारी उससे भी बदतर हो। ये सुन चेतन को बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उन सबके कानों एक आवाज़ पड़ती है, अगर तुम लोगों को इस तरह लड़ना हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यह आवाज़ जय को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। वह उस तरफ देखता है तो वह पाता है वे और कोई नहीं दामोदर साहब थे। जय पहले तो ये देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि दामोदर साहब उसकी फैमिली के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। फिर भी जय के दादाजी उन पर बहुत ही भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने दामोदर साहब को ही मार्शल आर्ट्स हाउस की जिम्मेदारी दे दी थी। दूसरी ओर दामोदर साहब की आवाज़ सुनकर चेतन अपने गुस्से को दबा लेता है और जय से कहता है, तुम दुआ करना कि पहले ही राउंड में तुम मुझसे न टकरा जाओ, वरना तुम आगे लड़ने के लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर जय कहता है, यही तुम पर भी लागू होता है तो तुम अपने लिए ज़्यादा दुआ करना। इसके बाद वह उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर भीतर चला जाता है। वह अंदर पहुंचकर देखता है कि अभी से लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। वहीं प्रतिभागियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। जय, जाह्नवी और विवेक सभी लोग अपनी बैठने की जगह पर पहुंच जाते हैं। जय देखता है वहां पर रवि और अन्य फैमिलीज के यंग मास्टर भी बैठे हुए हैं। वहीं उनमें से कुछ प्रतिभागी जय का ध्यान खींचते हैं, क्योंकि वे प्रतिभागी एक अलग ही तरह की एनर्जी रिलीज कर रहे थे। वे दो लोग थे जो स्वतंत्र प्रतिभागियों में से थे। इस बार स्वतंत्र प्रतिभागियों को भी इस कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला था। उनमें 4 प्रतिभागी थे, जिनमें से 2 लोगों ने जय का ध्यान खींचा। वे दोनों भी जय की तरफ देखते हैं, फिर दोनों मुख्य और खास अतिथियों की सीट्स की तरफ देखने लगते हैं। जय और बाकी सब भी अब उसी तरफ देख रहे होते हैं। जय देखता है कि सभी फैमिली के मुख्य लोग आना शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे पहले रॉय फैमिली का मास्टर अजहर रॉय आता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अजहर रॉय को देखकर चिराग और चेतन खुश हो जाते हैं और वे जय को देखने लगते हैं। इसके बाद चौधरी फैमिली के हेड हरि सिंह चौधरी और विपिन रावत एक साथ आते हैं। चौधरी फैमिली की तरफ से 2 लोग, एक लड़की और एक लड़का। वहीं रावत फैमिली के दोनों यंग मास्टर्स ने इस कंपटीशन में भाग लिया था। दोनों फैमिलीज के हेड के आने के बाद अनुकूल जादौन भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर रवि जादौन के चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह सिंह फैमिली के योद्धाओं की तरफ देखने लगता है। इन सब के आने के बाद वहां पर दिग्विजय सिंह, जो जय के दादाजी हैं, और रीना होलकर भी आते हैं। जय के दादाजी जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं और रीना होलकर उनके पास वाली सीट पर बैठती है। रीना के साथ उसका अंगरक्षक भी आया था, जो शक्ति रैंक के 5 सितारे पर था। जय के दादाजी उन लोगों की तरफ देखते हैं और उन्हें इशारों में ही प्रोत्साहित करते हैं। ... नवी और विवेक तीनों सिटी कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच गए थे। कुछ देर बाद मिंग सिटी की सभी मशहूर हस्तियां भी वहां पर पहुंच गईं, जिनमें जय के दादाजी और होलकर नीलामी घर के लोग भी थे। जय ने एक साथ इन सभी लोगों को केवल नीलामी घर में देखा था। इसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इस कंपटीशन का प्रबंधन दामोदर साहब कर रहे हैं, जो उसके दादाजी के बहुत ही खास दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरी मिंग सिटी में दी जाती है।
इस बात से बहुत से लोग नाराज भी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दिग्विजय सिंह और दामोदर साहब इस सिटी के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। इस वक्त दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से सिटी कंपटीशन शुरू होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रतिभागियों ने इसकी जोरों शोरों से तैयारी भी की होगी। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और केवल नियम बताऊँगा, लेकिन अगर किसी को भी इन नियमों को तोड़ते हुए पाया गया तो उसे तुरंत इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कहने के बाद वे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर आगे कहते हैं, ये कंपटीशन 5 भागों में होगा। पहले भाग में आप सभी को एक नंबर का टोकन दिया जाएगा। फिर मैं उन दूर इस यंत्र को घुमाऊंगा। इस यंत्र के रुकते ही 2 अंक एक दूसरे के आमने सामने प्रदर्शित होंगे और वे प्रतिभागी आपस में फाइट करेंगे। ये केवल एक कंपटीशन है, इसलिए कोई भी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा और फाइट किसी एक के हारने के बाद खत्म होगी। अगर दोनों ही प्रतिभागी एक साथ लड़ने में असक्षम हो जाएंगे तो उसे एक टाइम माना जाएगा और उन दोनों को एक ही रैंक मिलेगी। ये कहने के बाद दामोदर साहब अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही बहुत से टोकन उड़ते हैं और उस स्टेज के सामने की जगह पर खड़े प्रतिभागियों के हाथों गिरते हैं, लेकिन गिरने से पहले ये टोकन हवा में कई प्रकार से घूमे थे जिससे किसी को भी नहीं पता था कि किसके पास कौन सा अंक आएगा। जब ये टोकन हवा में पहली बार आए थे तो उन्होंने देख लिया था किसके सर के ऊपर कौन सा नंबर है, लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि किसके पास कौन सा नंबर है। जय जब अपने टोकन को देखता है तो वह पाता है कि उसके पास टोकन नंबर 88 आया है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 प्रतिभागी थे, जिनमें से 2 चौधरी फैमिली से, 2 रावत फैमिली से, 3 जादौन फैमिली से, 3 सिंह फैमिली से, 2 रॉय फैमिली से और 4 स्वतंत्र प्रतिभागी थे। जय जानवी और विवेक के अंक को देखता है। उनका अंक क्रमशः 11 और 15 था। जय फिर स्टेज की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी ओर जब दामोदर साहब देखते हैं कि सभी को अपना अपना टोकन मिल चुका है तो वे अपना हाथ हवा में लहराते हैं और एक यंत्र स्टेज की ओर प्रकट हो जाता है। इस यंत्र पर 2 खाने बने हुए थे और प्रत्येक खाने के पास में 2 गोल घेरे बने हुए थे। इन गोल घेरों में स्पिरिट एनर्जी डालने पर स्क्रीन पर नंबर घूमने लगते हैं और थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं। ये यंत्र किसी जुए की मशीन की तरह थी जो कई जुआरी आसानी से पहचान सकते थे। उस मशीन के आने के बाद दामोदर साहब फिर से अपना हाथ हवा में लहराते हैं और एक रेत घड़ी उनके सामने प्रकट हो जाती है। वे कहते हैं, तुम लोगों के पास इस रेत घड़ी की सारी रेत गिरने तक का समय है अपनी एनर्जी और विल को सही परिस्थिति में लाने के लिए। इसके बाद ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा और मैं इस कंपटीशन के लिए पहला राउंड शुरू करूंगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्थिति को जितना सही हो सके उतनी सही परिस्थिति में लाने में लग जाते हैं। जय भी इस काम में लग जाता है। कुछ ही समय बाद उस रेत घड़ी का सारा रेत खत्म हो जाता है और दामोदर साहब फिर से स्टेज पर प्रकट होते हैं। इस बार वे कहते हैं, तो अब मैं पहले राउंड के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही अपनी 2 उंगलियां हिलाते हैं और 2 स्पिरिट एनर्जी की छोटी गेंद उन दोनों गोल संरचनाओं में लगती है जिनमें स्पिरिट एनर्जी सर्कुलेट करनी होती है। इस एनर्जी के लगती है उन दोनों खानों में अंक तेजी से घूमने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे ये जानने के लिए कि पहला मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है। कुछ समय बाद वे अंक रुकते हैं और उन दोनों खानों में 12 और 1 अंक रुक जाते हैं। जब सभी यह अंक देखते हैं तो अब वे यह अनुमान लगाने लगते हैं कि यह अंक किस किस के पास होंगे। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि चौधरी फैमिली के यंग लेडी के पास ये इनमें से कोई अंक हो, मैं तो उन्हें लड़ते हुए देखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि उनके पास फायर एलिमेंटल बॉडी है और वे लगती भी बहुत ही सुंदर है। दूसरा आदमी कहता है, और मैं चाहता हूं कि चौधरी फैमिली की यंग लेडी से लड़ने वाली और कोई नहीं सिंह फैमिली की यंग लेडी हो। आखिर उनके पास भी तो आइस लोट्स बॉडी है और यह बॉडी तो फायर एलिमेंटल बॉडी से भी ज़्यादा दुर्लभ है और वे हमारी मिंग सिटी की सबसे सुंदर लड़कियां में टॉप पर भी तो हैं। तभी तीसरा आदमी कहता है, अरे तुम लोग तो इसी काम में लगे रहो, मैं तो चाहता हूं कि रवि जादौन और चेतन रॉय पहली फाइट में एक दूसरे के सामने आए क्योंकि उनकी कल्टीवेशन भी तो स्पिरिट गैदरिंग के 8 स्टार पर पहुंच गई है और मुझे तो लगता है कि वे यहाँ पर मौजूद सभी योद्धाओं में सबसे ताकतवर हैं। तभी एक लड़की कहती है, अरे तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हो। देखो जरा सिंह फैमिली के यंग मास्टर जय को, वे कितने हैंडसम और ताकतवर हैं। और तुम लोग कह रहे हो कि सबसे ताकतवर जादौन फैमिली और रॉय फैमिली के वे घमंडी यंग मास्टर हैं।
वे सभी इसी तरह बहस कर ही रहे होते हैं, तभी स्टेज पर एक अनजाना चेहरा आता है। ये योद्धा किसी भी फैमिली से नहीं था और ये उन दो योद्धाओं में से एक था जिन्होंने जय का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं दूसरी ओर से चिराग रॉय स्टेज पर पहुंचता है। वह कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हार मान लो, वरना तलवार की आंखें नहीं होती। ये सुन वह सामने खड़ा लड़का है, सोनू प्लीज एडवाइस। ये सुन चिराग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी इस लड़के ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था और वह अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और पहले ही अटैक में अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सामने खड़े लड़के पर हमला कर देता है। सोनू उसके अटैक पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वह अपनी स्टोरेज रिंग में से एक हथौड़ा निकालता है और उसे लापरवाही से घुमाता है। इसकी वजह से एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी रिलीज होती है और वह एनर्जी सीधा चिराग की एनर्जी को काटती हुई उसे जाकर लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर गेस्ट सीट पर बैठे लोग। वहीं दूसरी ओर चिराग उस हमले के लगते ही पीछे खिसकता हुआ जाता है और खून की उल्टी कर देता है और स्टेज से नीचे गिर जाता है। इसी के साथ सोनू की जीत होती है, जो सभी के आश्चर्य